आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 डेवलपमेंट। अब इस चैप्टर में हम कौन से पॉइंट देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इकोनॉमी की डेफिनेशन। इकोनॉमी क्या है, फिर इसके बाद इकोनॉमिक्स क्या है, फिर इसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल इनकम, नेशनल डेवलपमेंट, फिर इसके बाद इसके डिफरेंट गोल्स होंगे डेवलपमेंट के, ये है। फिर इसके बाद हम देखेंगे बॉडी मास, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर हरियाणा एजुकेशन रिपोर्ट्स देखेंगे, क्वालिटी इंडेक्स देखेंगे। ये सब देखने के बाद हम पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। तो जब पढ़ेंगे तो पहला जो डाउट है वो देखेंगे। पहला डाउट है कि व्हाट इज इकोनॉमी। तो इकोनॉमी ये होता है कि जब भी आप कोई व्यवहार कर रहे हो, लेन देन कर रहे हो, उसको क्या बोलेंगे, इकोनॉमी। अब उससे इनकम भी जनरेट हो रही हो या आपको आपकी ग्रोथ हो रही हो। ग्रोथ मतलब क्वांटिटी, है ना। आज आपके पास 2 आम है, कल आप किसी से व्यवहार कर रहे हो और उसने आपको बदले में 6 आम दे दिया, ये क्या है, इकोनॉमी है ना। तो यहाँ पर कुछ बात है कि इनकम बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर इनकम की बात हो रही है कि इकोनॉमी इज एन एरिया ऑफ द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेड एज वेल एज कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जब गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोवाइड करोगे जिससे आपकी इनकम जनरेट हो रही है, उसे हम बोलेंगे इकोनॉमी। ठीक है, ये पर्सनल भी होता है और नेशनल भी होता है। नेशनल करेंगे तो नेशनल को इंसान के तरह मानकर हम इसकी डेफिनेशन बना देंगे। अब यहाँ पर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि ये जो इकोनॉमी था उसकी स्टडी को हम बोलेंगे इकोनॉमिक्स। मतलब ये एक बुक फॉर्म में होगा, थियरी होगा। इकोनॉमी क्या है, प्रैक्टिकल है। इकोनॉमिक्स क्या है, थियरी है। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी कुछ डेफिनेशन दे दी है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, तब जब आपकी इनकम बढ़ने लगे। मतलब पहले मैंने बोला इकोनॉमी, फिर इसके बाद ग्रोथ। ग्रोथ क्या है, इनकम बढ़ने लगी, उसे बोलेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पे नेशनल वर्ड्स को भी भूल जाओ। ठीक है, अगर नेशनल वर्ड्स नहीं है तो इकोनॉमिक ग्रोथ किसकी है, इंडिविजुअल पर्सन की। अब यहाँ पर नेशनल ऐड कर दिया तो नेशनल की इनकम बढ़ने लगी, तो ये क्या है, नेशनल इनकम ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन भी आप इजीली बना सकते हो कि नेशनल इनकम जब इंक्रीज होने लगेगी तो उसे हम बोलेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, या आपकी पर्सनल इंडिविजुअल इनकम इंक्रीज होने लगेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हाट इज डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट क्या होता है कि पहले साइकिल पे चल रहा था, अब कार पे चलने लगा, तो ये हो गया डेवलपमेंट। पहले दो रोटी खाता था, अब बर्गर पिज्जा खा रहा हूँ, तो ये डेवलपमेंट हो गया। पहले मैं एक पुराने से फटे फूटे कपड़े पहन रहा था, अब अच्छे से कपड़े पहन रहा हूँ, तो उसे कहेंगे डेवलपमेंट। तो मतलब कि जब आपकी लाइफ डे बाय डे बेटर होती जाएगी तो उसे हम बोलेंगे डेवलपमेंट। ठीक है, अब आपके वो पैरामीटर सबके अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ कुछ डेफिनेशन दी गई है। द बेटरमेंट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड डेवलपमेंट। अब कुछ मजाकिया तौर पे कि एक छोटी सी बच्ची के लिए डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, जो उससे पहले 5 रुपए वाली गुड्डी मिल रही थी, अब उसकी जगह पे उसे बारबी डॉल मिल जाए तो वो डेवलपमेंट है। एक छोटे लड़के के लिए डेवलपमेंट क्या है, जो उसे कार मिल रही थी, हाथ से चलाने वाली टॉय कार, अब उसको एक रिमोट कंट्रोल कार मिलने लगी, तो वो डेवलपमेंट है। तो उसी तरीके से हम भी अपने बड़े पर आ जाते हैं। ठीक है, तो पहले जब आपकी इनकम कुछ 10,000 रुपये होगी और वो इनकम इंक्रीज हो जाती है और वो 1 लाख हो जाए मानो, तो फिर क्या होगा, उसे डेवलपमेंट कहेंगे। अब जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट में क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीजें आएगी, क्वांटिटी और क्वालिटी। अब इसी को हम डेवलपमेंट कहेंगे, जो आगे पेज में हम देखते हैं। ये देखो, अब क्या है, इनकम तो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इसे मैं इकोनॉमिक ग्रोथ कह रहा हूं, ग्रोथ है ये। अब जब उसके साथ लिविंग स्टैंडर्ड ऐड हो जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट। मतलब पैसे के बढ़ने के साथ साथ आपकी लाइफ ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ने लगे। क्या, पैसे बढ़ने के साथ साथ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ने लगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट। यहां पर ओवरऑल ग्रोथ होना चाहिए। क्या है, ओवरऑल ग्रोथ होना चाहिए। ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रही है जिसमें सबके अलग अलग है। पर्सनल डेवलपमेंट होने चाहिए, सोशल समाज का भी चेंजेस आने चाहिए, बेटर होता चाहे, इनकम आपकी इकोनॉमी की इंक्रीज होती रहे, पॉलिटिकल आपकी डेवलपमेंट होगी, किसी के लिए टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगी। तो ये सब क्या है, डेवलपमेंट है, जो आपकी लिविंग स्टैंडर्ड को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करती जाएगी तो उसे हम डेवलपमेंट बोलेंगे।
पैसे के साथ में रखकर पैसे को साइड नहीं करना है। इकोनॉमी पहले ही कह रहा है कि भाई मैं इकोनॉमी हूँ तो पैसे साइड मत करना, ठीक है। लक्ष्मी माता। अब यहाँ पर जब बात कर रहे हैं कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, मतलब ये भाई साहब के हिसाब से कह रहा है कि डेवलपमेंट तो भाई वो होगा कि मेरे पास 20 कार के ढगले लग जाए, है ना, ढेर लग जाए, तो मैं उसे डेवलपमेंट कहूंगा। तो किसी के हिसाब से कार का होना डेवलपमेंट है, उसका ये पर्सनली है अभी, ठीक है। किसी के हिसाब से अपना सिक्योरिटी ज्यादा में प्रायोरिटी रखती है, तो ये उसके हिसाब से डेवलपमेंट है। किसी के हिसाब से एजुकेशन डेवलपमेंट है, और किसी के हिसाब से इनकम बढ़ना चाहिए, पैसा, भाई साहब पैसा बढ़ना चाहिए तब डेवलपमेंट कहलाएगा। पैसा बढ़ गया लेकिन उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ या जिस कंट्री में रह रहा है वो उसके अंदर सिक्योरिटी उसे नहीं मिल रही है, उसके अंदर उसको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, तो वो डेवलपमेंट कहेगा। तो शायद पैसे की, जिसकी डिमांड पैसा है, जिसका गोल पैसा है, उसके हिसाब से डेवलपमेंट है। लेकिन जिसका डिमांड या जिसका गोल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होगा तो उसका भी कुछ अलग ही होगा डेवलपमेंट की डेफिनेशन। तो हर इंसान अलग अलग सोच लेके आया कि मेरे हिसाब से डेवलपमेंट ये होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, आपके ये एनसीईआरटी में कुछ ऐसा टेबल दिया गया है, एक्टिविटी है, ये आप लोग कर लेना। दोनों गोल से अगर वो कोलैप्स हो गए तो अपोजिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अपोजिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया है सरदार सरोवर डैम का। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरे हिसाब से डेवलपमेंट ये है कि मैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर कर किसी इकोसिस्टम को डैमेज ना करूं और धीरे धीरे आजू बाजू के एरिया को मैं डेवलप करूं लोगों को, तब मैं डेवलपमेंट मानूंगा, ठीक है। तो कोई कह रहा है नहीं भाई साहब, इसको तो मुझे हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सरदार सरोवर डैम जब बन रहा था तो उस टाइम पर भी कुछ ऐसी सीन आई थी कि क्या हो रहा है कि सरदार सरोवर की हाइट इंक्रीज कर रहे थे, तो उसके जो पानी जहां पर जिस एरिया में फैलेगा उस एरिया के फार्मर ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि भाई जब आप डैम बड़ा कर रहे हो तो हमारी इतने सालों पुरानी जमीन है वो तो हमारे से छीन जाएगी, तो जब छीन जाएगी तो हमारी इनकम सोर्स बंद हो जाएगा, और ये हम अपनी जो हमारी क्या कहते हैं मदर प्लेस है ना, हमारी जो जगह है उसको छोड़ के जाना नहीं चाहते। जब उसको छोड़ के जाना ही पड़ा तो वो खाप का डेवलपमेंट है, उसका डेवलपमेंट का मतलब क्या है, ठीक है। तो बहुत लड़ाई चली थी, लास्ट में सरदार सरोवर डैम तो बन ही गया, लेकिन कॉलेप्स होती है। तो यही चीज है कि डेवलपमेंट दो विचारधारा को लेके आती है। अब यहां पर है अपना के पर्सनल डेवलपमेंट गोल, सबके हिसाब से जो पर्सनल है जो हमने आगे थोड़ी देर पहले देखा था। तो यहां पर है मटेरियलिस्टिक और नॉन मटेरियलिस्टिक, ठीक है। तो सिंपल में भाई साहब एक इकोनॉमिक एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मतलब कि आपको पैसे, कार, घर एक्सेट्रा चीजें दिखेगी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसे हम नॉन मटेरियलिस्टिक बोल रहे हैं, जिसमें आप काम तो करोगे लेकिन इसमें आपका मनी कमाना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस गोल नहीं होगा। तो यहां पर नॉन मटेरियलिस्टिक में फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, सिक्योरिटी ये सब आएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। अब नेशनल डेवलपमेंट क्या है, तो यहां पर नेशनल डेवलपमेंट ये दिख नहीं रहा होगा, आई थिंक बहुत ज्यादा पीपीटी में हमने कलर कर दिया है। तो यहां पर लिखा है रेफर्स टू द सिचुएशन वॉट एवर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ all citizens increase along with political, economic and social development, जिसके अंदर कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्निकल, सोशल की बात हो रही है, ठीक है। तो नेशनल डेवलपमेंट, जब हमने डेवलपमेंट की डेफिनेशन को समझा था तो उस डेफिनेशन में हमने देखा कि इनकम तो बढ़नी चाहिए, साथ ही साथ लिविंग स्टैंडर्ड बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर देखो कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्निकल और सोशल, अगर ये देश के अंदर रहने वाले जितने भी सिटीजन है उन सबका ऐसे सभी पॉइंटों का हिसाब से उनका बेटर होते जा रही है लाइफस्टाइल, तो उसे हम बोलेंगे डेवलपमेंट। तो वही हो गया नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं नेशनल इनकम की। तो नेशनल इनकम क्या होता है, तो नेशनल इनकम टोटल इनकम ऑफ ऑल द वर्किंग पीपल इन नेशन, ठीक है, या फिर हम कहते हैं टोटल इनकम ऑफ आवर
नेशन मतलब देश के अंदर जो भी पैसा कमाया जा रहा है उसे बोलेंगे नेशनल इनकम। ठीक है, अब ये जियोग्राफिकल नहीं है। नेशनल इनकम जब हम काउंट करते हैं तो फॉरेन कंट्री के अंदर हमारे बहुत सारे एम्बेसीज हैं, तो उसमें उधर से भी जो भी इनकम जनरेट हो रही है तो वो भी आपकी नेशनल इनकम में काउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं तो मैंने लिखा है वर्किंग पीपल। वर्किंग पीपल ही क्यों नेशनल इनकम में काउंट कर रहे हैं? ठीक है, क्यों? क्योंकि जो काम करेगा वही तो पैसा कमाएगा, और इकोनॉमी क्या है? पैसे की बात है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है वर्किंग पीपल। आपको ये डेफिनेशन याद नहीं रही है तो आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो। टोटल इनकम ऑफ आवर नेशन इज कॉल्ड नेशनल इनकम। इसके बाद यहाँ पर देखो सभी देश की अलग अलग इनकम होगी। अपना प्यारा इंडिया कहाँ पर है? ये रहा प्यारा भारत। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं पर कैपिटा इनकम। जो मैंने यहाँ पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है कि घर में 10-15 लोग हों। ठीक है, 10-15 लोग हैं तो उसमें 2 लोग ही काम करने वाले हो गए, ये वर्किंग पीपल। लेकिन मेरे घर की टोटल इनकम क्या है? तो मैं ये 2 लोग, किसी की 50,000 इनकम है तो किसी की 40,000 इनकम है, ये दोनों को मैं मर्ज कर दूं तो पूरे मेरे घर की इनकम क्या है? तो वो मेरे पूरे घर की इकोनॉमी बन रही है। ठीक है, वो कितनी है? वो है 90,000 की। अब इसके अंदर 10 लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो सबके हिसाब से कितने कितने रुपए आ जाएंगे? 9,000 9,000 9,000 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 9,000 मतलब मैंने क्या किया कि टोटल इनकम को मेरे घर के जितने भी टोटल मेंबर थे उससे मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे घर की पर पर्सन इनकम निकल के आ गई। उसी तरीके से हम अपने देश की जितनी भी पैसे हैं उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारी पीसीआई निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसी को आप डेफिनेशन में कन्वर्ट कर सकते हो या फॉर्मूला में भी लिख सकते हो एग्जाम में कि पीसीआई इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ नेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ नेशन। फिर इसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। ठीक है, अब पीसीआई के हिसाब से कोई कंट्री डेवलप्ड है, कोई कंट्री डेवलपिंग है, कोई कंट्री अंडर डेवलपिंग प्रोसेस में है, वो कैसे डिसाइड हो रहा है? तो वर्ल्ड बैंक जो यूएन की एक क्या कहते हैं बॉडीज है, उसके अंदर वर्ल्ड बैंक ने एक कुछ रिपोर्ट दिया है जिसके अंदर वो कहता है कि भाई इतनी इनकम से ज्यादा जब होगी किसी की तो वो कंट्री डेवलप्ड है, अगर इतने के बीच में है तो वो अंडर डेवलप्ड है, और इससे नीचे है तो ये डेवलपिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ वैसा ही दिया गया है, और ये सब काउंट होता है यूएस डॉलर में। किस में होता है? यूएस डॉलर में। तो यहाँ पर डेवलप कंट्री के लिए जो है क्राइटेरिया वो है पर कैपिटा इनकम में 12,056 यूएस डॉलर इनकी पर कैपिटा इनकम होनी चाहिए जिस कंट्री की, तो उसे हम बोलेंगे डेवलप। ठीक है, तो यहाँ पर ये है। अब ये सब क्या है? यूएस डॉलर में है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है? डेवलपिंग कंट्री किसको बोलेंगे? तो जिस कंट्री की इनकम पीसीआई जिसे हम बोलते हैं वो 955 से भी कम होगी उसे हम क्या बोलेंगे? डेवलपिंग कंट्री। अफ्रीका के जितने भी अधिकतर देश आपको डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को मिलेंगे। और अंडर डेवलप्ड कंट्री कौन है? तो वो है जिसकी इनकम 955 से लेकर 12,056 तक के बीच में रहेगी, तो उसे बोलेंगे हम डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो इसका एग्जांपल इंडिया और चाइना भी आता है। ठीक है, अब इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट जीडीपी होल्ड करता है, लेकिन उसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि 141 के अबोव इनकी CR के अबोव इनकी पॉपुलेशन है, उससे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हमारी पीसीआई कम हो गई, इसलिए हम अंडर डेवलप्ड कंट्री में हैं। यूएसए के अंदर हमारे यूपी बिहार को मर्ज कर दो, उतनी पॉपुलेशन यूएसए के अंदर है।
ठीक है, और उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, तो वो जो है उनकी जीडी मतलब नेशनल इनकम को उनकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा आ जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम है और उनकी इनकम ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पर अपने इंडिया की मैं पीसीआई बढ़ाना चाहूँ तो अगर पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो इंडिया की पीसीआई बढ़ जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे स्कीम लेके आती है। अब यहाँ पर लिमिटेशन ऑफ पीसीआई, जब लिमिटेशन क्या होती है पीसीआई की कि सर पीसीआई वो डिसाइड करता है कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री अंडर डेवलप्ड है। लेकिन सर थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि डेवलपमेंट की डेफिनेशन के अंदर इनकम प्लस लिविंग स्टैंडर्ड की बात हो रही है, तो यहां पर वो किसी भी तरीके से पीसीआई में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन करना हमें टफ हो जाएगा। क्योंकि जब हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं तो उसमें वर्किंग पीपल की नंबर्स को काउंट करते हैं, ठीक है, उनसे मतलब उनके थ्रू जो इनकम जनरेट हो रही है उसको काउंट करेंगे। तो यहाँ पर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वो बताता नहीं है कि किसके पास कितनी इनकम है। गरीब और अमीर के बीच में हम पता नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अगर मानो कि यहां पर देखते हैं, ये देखो थोड़ा समझो कि ए है, बी है, सी है और डी है। ए की इनकम कुछ 1 लाख है, बी की इनकम 500 है, सी की इनकम 30,000 है और डी की इनकम 1500 है। ठीक है, अब कुछ ऐसी इनकम आपको दे दी गई है, ठीक है। अब इसका मैं टोटल निकाल दूं तो ये आपकी नेशनल इनकम जैसा बन जाएगा कुछ, ठीक है। अब इसको मैं डिवाइड कर दूंगा इन नंबरों से, कितने लोग को मैंने काउंट किया था, 4 लोगों को। कुछ लोग होंगे जो वर्किंग पीपल नहीं होंगे, इनकी इनकम 0 होगी, इनकी इनकम भी 0 होगी, इनकी इनकम भी 0 होगी। चलो ऐसे तो टोटल में जो पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर दूंगा तो मेरी पीसीआई निकल के आ जाएगी। अब पीसीआई निकल के आ जाएगी, वो डिसाइड करता है कि कोई कंट्री डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है। तो उसके बाद कुछ उसकी लिमिटेशन आ जाती है, तो वो कहता है कि डजंट टेल अबाउट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को बता नहीं पाता कि किसकी इनकम कितनी है, और उसके बाद वो उस गैप को भी नहीं बता पाता कि अमीर और गरीब के बीच में कितनी गैप है। भाई इन दोनों के बीच में कितनी गैप है नहीं पता, क्योंकि हमने तो एक एवरेज निकाल के रख दिया, हमने एक एवरेज निकाल के रख दिया, तो मुझे गैप कैसे पता चलेगा। और यहां पर देखो कि सबकी इनकम अलग अलग है, ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं पता चल रहा है। फिर इसके बाद डेवलपमेंट की डेफिनेशन के अंदर हमने देखा था कि भाई साहब डेवलपमेंट मतलब कि इनकम तो इंक्रीज हो ही रही है, साथ में आपकी लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज होनी चाहिए, तभी हम उसे डेवलपमेंट कहेंगे। लेकिन जब पीसीआई को काउंट करते हैं और वो वर्ल्ड बैंक हमें डिसाइड करता है कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, तो यहां पर क्वांटिटी तो काउंट कर ली है लेकिन क्वालिटी काउंट नहीं करी गई है। जैसे कि किसी को भूख लगी है तो उसे खाना मिल जाए, न्यूट्रिशन उसको फुलफिल होती है, उसकी डिमांड, उसको सिक्योरिटी मिलती रहे, ठीक है, उसको हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिलती रहे, उसको एजुकेशन मिलता रहे, ऐसे सभी पॉइंट को तो यहाँ पे काउंट ही नहीं कर रखा है। तो ये किस हिसाब से आपका डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्री में काउंट करेंगे, तो वर्ल्ड बैंक का एक पीसीआई से काउंट करने के लिए एक लिमिटेशन लग जाती है। तो पीसीआई की कुछ लिमिटेशन है कि ये इन चीजों को बता नहीं पाता, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पेज को कि डेवलपमेंट के कुछ पैरामीटर हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मतलब कि एक साल में 1000 बच्चे जो जन्म ले रहे हैं, उस 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की डेथ हो गई है, उस नंबर को हम क्या बोल रहे हैं, मोर्टालिटी रेट, ठीक है।
फिर इसके बाद बात करते हैं लिटरेसी रेट। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि इधर से कैसे डिसाइड होगा कि कोई कंट्री डेवलप्ड है, डेवलप अंडर डेवलपिंग है। तो ये उसको हेल्थ सेक्टर पर फोकस कर रहा है कि यहाँ पर हेल्थ कैसी है। ठीक है, यहाँ के लोग एक साल के बाद, मतलब बच्चा जो बॉर्न हो रहा है वो एक साल बाद सरवाइव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर नहीं कर पा रहा है तो ये अंडर डेवलपिंग कंट्री में हम बोलेंगे। फिर इसके बाद है लिटरेसी रेट। भाई एजुकेशन भी जरूरी है, कितने लोग पढ़ रहे हैं। तो ये जो नंबर है वो 1000 पर है, ये जो नंबर है वो 100 पर है। अब यहां पर इंडिया की डेफिनेशन मैंने लिखी है, लेकिन लिटरेसी रेट के अंदर जो डेफिनेशन होती है तो वो होता है कि कोई एक लैंग्वेज आपको लिखना, पढ़ना, बोलना आता हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, लिटरेसी रेट, लिटरेट बोलेंगे, एजुकेटेड बोलेंगे, एजुकेशन के अंदर काउंट करेंगे, एजुकेटेड पीपल बोलेंगे उसे। तो ये लिटरेसी रेट की बात करें इंडिया के अंदर तो 7 ईयर या 7 ईयर से ज्यादा के जो भी लोग हैं उसे कोई एक लैंग्वेज बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना आता हो उससे बोलेंगे लिटरेट। ठीक है, अब ये काउंट होता है 100% को लेकर, ये काउंट होता है 1000, ये होता है 100। अब यहां पर है नेट अटेंडेंस रेशियो जिसे हम बोलते हैं नार। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये भी 100 में काउंट होगा। ये होगा कि भाई साहब जो स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल में नाम तो लिखवा दिया लेकिन अटेंडेंस कितनी है उनकी। ठीक है, गांव में ये देखने को मिलेगा, जो बच्चे गांव से रिलेटेड होंगे, जिसका रिलेशन होगा गांव से या गांव जाते होंगे, तो उन्होंने अपने गांव के स्कूल में जाके एक बार देखना, सरकारी स्कूल में, कि वहां पर 200 बच्चों का नाम लिखा गया या 100 बच्चों का नाम लिखा गया होगा, लेकिन स्कूल के अंदर अटेंड सिर्फ 10 या 12 बच्चे रहते हैं या 30 बच्चे रहते हैं, बाकी के बच्चे स्कूल के बाहर रहते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें बताता है कि हम हमारे पैरामीटर्स को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर आपकी डेफिनेशन है, इसको आप देखिएगा। फिर इसके बाद है आपके कंपैरिजन ऑफ 2 कंट्रीज, उसके बाद पर कैपिटा इनकम ऑफ सिलेक्शन स्टेट, इसके बाद हरियाणा और यहाँ पर बिहार और केरला का कुछ एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, लिटरेसी रेट और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और एजुकेशन अटेंडेंस रेट की जो हमने अभी देखा पैरामीटर डेवलपमेंट के, उसके कुछ आपको टेबल्स दिया गया एनसीईआरटी के अंदर। अब जो मैंने आपको बताया था कि हर इंसान की कुछ अलग अलग इनकम है, तो उससे मैं कैसे काउंट कर सकता हूँ कि कोई कंट्री डेवलप्ड है, कैसे, मतलब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेरे को ये बता नहीं रहा है, गैप नहीं पता चल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कि एक ही बंदा पूरा सबसे ज्यादा इनकम लेके बैठा है। ठीक है, जैसे इंडिया में 5% या 10% जितने लोगों के पास इंडिया की 40% से भी ज़्यादा इनकम है, बाकी के पास कितनी इनकम है, तो कुछ ऐसी टेबल जैसी हालत है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं है, ये थोड़े नज़दीक नज़दीक है। यहाँ देखो, इसकी 500, इसकी 500, इसकी 500, इसकी 500 और उसके बाद वाले की 48,000 है। ठीक है, तो ये क्या है, ये डेवलपमेंट है। हाँ, इनकम तो बढ़ जाएगी अगर मैं इसको 1 2 3 4 5, ये 2000, ये 2000, ये 50,000 हो गया। अब 50,000 को मैं 1 2 3 4 5 लोगों से काउंट कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 10,000। तो भाई साहब इसकी भी पीसीआई कितनी बोल रही है 10,000, इसकी पीसीआई कितनी बोल रही है 10,000, इसकी 10,000। तो भाई साहब ये तो मुझे दिक्कत वाला ही काम हो गया ना, तो ये डेवलप तो नहीं है, इसका डेवलपमेंट तो हुआ ही नहीं। डेवलपमेंट तो भाई साहब इसी का होता जा रहा है। अब बात करते हैं पर कैपिटा इनकम ऑफ स्टेट सिलेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हरियाणा, केरला, बिहार का आपको बता दिया गया है। पर कैपिटा इनकम के अंदर आप जब देखोगे तो उसके अंदर 2021 और 2022 का डेटा दे दिया गया है, जहाँ पर कह रहा है कि हरियाणा के अंदर 2,64,729 रुपीज़, ये क्या है इंडियन रुपीज़ में, यूएस डॉलर के अंदर नहीं है। ठीक है, अब ये हरियाणा का पर कैपिटा इनकम है, मतलब इसको मैं हरियाणा की इनकम निकालनी हो, स्टेट इनकम जैसे नेशनल इनकम था, तो स्टेट इनकम कैसे निकाल सकोगे आप, तो यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा हरियाणा की टोटल पॉपुलेशन से, तो आपको मिल जाएगा
क्या नाम है, हरियाणा की इनकम। फिर केरला की आपको 2,34,405। फिर इसके बाद बिहार की सबसे कम 47,498। ठीक है, 21 और 22 का ये डेटा है। ठीक है, अभी कुछ चेंज हो गया होगा। फिर यहाँ पर जो हमें पैरामीटर्स हमने देखा था उसमें देखते हैं कि हमारे हिसाब से डेवलपमेंट क्या है। वर्ल्ड बैंक का कुछ अलग था, हमारे हिसाब से डेवलपमेंट क्या है। तो यहाँ पर आपको मोर्टालिटी रेट दे दिया गया है 2020 के अंदर हरियाणा के अंदर 1,000 बच्चे में से 28 बच्चे की डेथ हो जाती थी। केरला में 6 की, बिहार में 27 की। या ये दोनों की हालत बहुत ख़राब है हेल्थ सेक्टर की। इसकी हेल्थ सेक्टर देखो, वंडरफुल, एक नंबर। लिटरेसी रेट की हरियाणा के अंदर कितनी है, 82, बिहार के अंदर 62 और 94 कितनी किसकी है, केरला की। ठीक है, अब इसके बाद नेट अटेंडेंस रेशियो। ठीक है, मतलब स्कूल में अटेंड कितने रह रहे हैं उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर हर केरला के अंदर 94। भाई साहब 100% लिटरेसी रेट क्यों, क्योंकि जितने भी लोग स्कूल में जा रहे हैं, जितने भी लोगों को स्कूल में नाम लिखाया गया है वो लोग स्कूल जा भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। तो ये चीज़ है। हरियाणा में 82 लोग जाते हैं, मतलब है, ठीक है, 100 में से 82 लोग स्कूल जाते हैं, नाम लिखाया गया है, और 73 लोग स्कूल के अंदर अटेंड रहते हैं। मतलब ये क्या कह रहा है कि अटेंडेंस रेशियो। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे बिहार की देख लो। बिहार का अच्छा है यार, 62 हो भाई साहब, लिटरेसी रेट है 62, और ना क्या नाम है, अटेंडेंस रेशियो है 69। ठीक है, यहाँ पर सेम एज ग्रुप की बात होती है। जो डेफिनेशन अभी देखो, आप डेफिनेशन को वापस से देखते हैं, ये वाला जो हमारा था, तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि रिप्रेजेंट ऑफ द परसेंटेज ऑफ द चिल्ड्रन विद इन द ऑफिशियल एज रेंज फॉर अ स्पेसिफिक लेवल एजुकेशन हु आर एक्चुअली अटेंडिंग स्कूल। ठीक है, कि भाई साहब सच्ची में स्कूल कौन जा रहा है। अब कुछ ये नंबर, लिटरेसी रेट है 2017-18 का 62, और यहाँ पे अटेंडेंस रेशियो 15-17 का दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, ये एज का है, जो डेटा दिया गया है ना, ये एज का है, और यहाँ पर कोई एज मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए ये 62-69 का आपको फर्क देखने को मिल रहा है। अब हम देखेंगे पब्लिक फैसिलिटी। ठीक है, पब्लिक फैसिलिटी मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट आपकी लाइफ को बेटर करने के लिए क्या करेगी कि अलग अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके देती है। जैसे कि आप देखते होंगे कि डेवलपमेंट के लिए ये सब है कि क्या कहते हैं कि गरीब लोग हैं जो एक टाइम का खाना भी उसे नसीब नहीं होता, या जिसकी इनकम कम है, तो गवर्नमेंट उन्हें रेशन कार्ड पर फूड डिस्ट्रीब्यूट करता है। कभी वो बीमार हो गए तो वो हॉस्पिटल जाएंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती है, हम भी जा सकते हैं। ठीक है, किसी के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपकी इनकम इतनी है तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं आ सकते। मेरी इनकम भले करोड़ हो जाएगी, मेरे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना हो तो मैं भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकता हूँ, मुझे कोई रोकेगा नहीं। ठीक है, मुझे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना होगा, भले मेरी इनकम 3 करोड़ या 10 रुपये भी हो। ठीक है, मुझे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ठीक है, और गवर्नमेंट ये पब्लिक फैसिलिटी इसलिए देती है कि जो इंडिया के जितने, मतलब इंडिया छोड़ो, हर कंट्री अपने सिटीजन को पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये पब्लिक फैसिलिटी का मेन मोटो होता है डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप देखोगे डेफिनेशन, द बेसिक फैसिलिटी देयर आर प्रोवाइडेड टू ऑल द सिटीजन्स बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर वेल बींग। एग्जाम्पल रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल एंड एजुकेशन। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं वाई गवर्नमेंट प्रोवाइड्स पब्लिक फैसिलिटी। जो हमने देख लिया, हर कोई उससे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर कुछ चीज़ें होती है जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती, सुख। ठीक है, हैप्पीनेस कभी पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। तो यहाँ पर है ये एग्जाम्पल, कुछ यहाँ पर ये क्या कहते हैं, हाँ, कोविड के टाइम पे जो वैक्सीन लग रही थी ना, ठीक है,
तो गवर्नमेंट के हाथ में वो पूरी पावर थी, कोई भी उसे खरीद नहीं सकता। गवर्नमेंट कहेगी मैं फ्री में लगा दूंगा, आप खरीदो मत, ठीक है। तो ये चीज़ें एग्जाम्पल समझने के लिए, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा। जैसे कि क्या कहते हैं कि कोई क्या कहते हैं, रिवर, चलो ना, रिवर से जो पानी आ रहा है उसे कोई खरीद सकता है? नहीं, ठीक है, सबका अधिकार है। अब गवर्नमेंट उससे डैम बना रहा है और वाटर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो कोई कहेगा कि मेरे को ये इसमें से वाटर दे दो आधा, मैं इतना पैसा दे दूंगा, कोई नहीं खरीद सकता, है ना। तो कुछ चीज़ें होती है जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं, इट इज़ अ फंडामेंटल एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। भाई साहब छो ये क्या है, आपके अधिकार है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी आपको ये राइट्स मिला गया है। बॉडी मास इंडेक्स की बात करते हैं, बीएमआई। तो बीएमआई क्या होता है, एक मेजरमेंट होता है आपकी बॉडी का, ठीक है। ये बताता है कि कौन कितना वेल उसकी बॉडी है, डेवलप्ड है कि नहीं है अंदर से फिजिकली, ठीक है, उसकी बात हो रही है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आपकी जो वेट होती है उसको आपकी हाइट से डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। अब जो आपकी वेट होती है और उसको हाइट से जो डिवाइड किया जाता है वो मीटर के अंदर होगा, मीटर के अंदर होगा, उसमें मीटर के अंदर वो भी स्क्वायर में होगा, तो उसे हम कहते हैं केजी में जो आपका वेट होगा और मीटर में आपकी हाइट, ये हाइट होगी और मीटर में स्क्वायर। फॉर एग्जांपल कि मानो कि किसी की हाइट 5 फीट है, क्या है बेटा, 5 फीट, कितनी है, 5 फीट किसी की हाइट है ना। अभी 5 फीट को 575 कितनी माने, चलो 6 फीट सबसे इजी है, कितना, 6 फीट को लेते हैं। अब इसको कन्वर्ट करूंगा सेंटीमीटर में, तो ये बन जाता है 182.83 जितना कुछ इसका सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी। अब इसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं भाई साहब, मैं इसके आगे 2 और लगा दूंगा, ठीक है, हटा के, तो ये हो गया आपका मीटर में। अब मेरी बॉडी का वेट है मानो कि 80 केजी, अब उससे मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 182, मतलब ये हो जाएगा आपका 183 इंटू 183। इससे जो भी डिवाइड करूंगा, जो मुझे नंबर्स मिलेंगे, ठीक है, वो मेरे इस क्राइटेरिया के अंदर आने चाहिए कि ये मेरे इस क्राइटेरिया के अंदर जब फुलफिल हो रहा है, सेट हो रहा है, तो उसे मैं क्या कहूँगा, उसे बोलेंगे आप कि न्यूट्रीड, आपकी बॉडी न्यूरिस्ड है, ठीक है, अंडर न्यूरिस्ड नहीं है। अगर इससे आप ज़्यादा हो तो ओवरवेट, आप इससे कम हो तो आप इस डेटा के, ठीक है, कि 18.5 से अगर आप कम हो, गर्ल्स हो तो आप क्या कहलाओगे, अंडर वेट कहलाओगे। आप उससे ज़्यादा हो तो आप ओवरवेट कहलाओगे। तो आप सब लोग काउंट करो, ठीक है, और सिर्फ बॉडी में वेट गेन करना करो मत। आजकल लोग पागल हो गए हैं और सिर्फ बॉडी में वेट गेन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपकी हाइट के हिसाब से कितनी बॉडी में आप मतलब कितना आपका बॉडी मास होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। अब 2 फुट का टेंगड़ा अगर 80 केजी वेट लेके चलेगा तो कैसा लगेगा और उससे कितनी बीमारी होगी, ठीक है। तो ये बता रहा है आपके डेवलपमेंट के लिए कि आपको कोई बीमारी ना हो, ठीक है। तो अब जब भी आप जिम जाओ तो ये याद करे रहना, ठीक है, और उस हिसाब से आपका बॉडी वेट रखना, ठीक है। अब हाइट आपके हाथ में ज़्यादा नहीं है, जो बढ़ेगी कम तो नहीं होगी एक बार बढ़ने के बाद, ठीक है। आप वेट को फ्लक्चुएट कर सकते हो, अप डाउन कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट,
यहाँ पर कुछ डेटा था, यहाँ पे मैंने 14 कैंसिल कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हर किसी के लिए एक ही नंबर है, ठीक है, कि चाहे लड़का हो या लड़की, अगर उसकी हाइट और वेट का कैलकुलेट करूं और वो इस नंबर के अंदर फिट हो रहे हैं तो उसे मैं न्यूरिस्ट बोलूँगा। अगर इस नंबर के ऊपर जा रहा है ओवरवेट, इस नंबर के नीचे जा रहा है तो अंडरवेट, ठीक है। फिर लड़का हो या लड़की, ये 14 ईयर का मैंने एक एग्जाम्पल समझने के लिए लिया था, ठीक है, जो मैंने आपको ऐसे नॉर्मली समझा दिया। फिर इसके बाद बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में क्या है कि आप जिस कंट्री में रह रहे हो वहाँ पे आपको पीने के लिए साफ पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आपको रहने के लिए घर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, आपको हॉस्पिटल हेल्थ सेक्टर आपका कैसा है, आपकी तबीयत कैसी रहती है, आपको हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिलती है कि नहीं मिलती, आपकी वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हैं कि नहीं है, आपका डिफेंस सिस्टम अच्छा है कि नहीं है, आपका टेक्नोलॉजिकल अच्छा है कि नहीं है, आपका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्हीं सब क्राइटेरिया के हिसाब से हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालते हैं, ठीक है। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर इंडिया का रैंक कितना था 2018 में 130, फिर 2019 में ये 131 हो गया था, फिर बीच में अप डाउन हुआ है। अभी प्रेजेंट के अंदर 2025 के डेटा के हिसाब से ये है 2025 के डेटा के हिसाब से ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर इंडिया की रैंक है 130, ठीक है, 130 रैंक इंडिया होल्ड कर रहा है। इसके अगल बगल में श्रीलंका, और श्रीलंका हमारे से अच्छा है उनका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन, ठीक है, और हमारी बहुत बड़ी कंट्री, उनकी छोटी कंट्री है, ठीक है। और ये चीज़ है, पाकिस्तान हमसे थोड़ा ख़राब है, लेकिन अभी बेटर बहुत अच्छा हो गया, लेकिन वापस ख़राब हो गया, नया डेटा उनको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ लिखा है कि HDR मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन, ये कौन डिक्लेयर करता है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या देखा जाता है, तो उसके अंदर एजुकेशनल लेवल को देखा जाएगा, हेल्थ सेक्टर को देखा जाएगा, ठीक है, पर कैपिटा इनकम को। मतलब सर जो हमने डेफिनेशन बोली थी डेवलपमेंट की, वो ये तो वही तो चीज़ें हैं, ये वही तो चीज़ें हैं। फिर इंडिया के अंदर ये आपकी रैंक आ गई है, ये पूरे वर्ल्ड का मैप है, उसके अंदर कौन क्या कैसा पहुंचा है, उसके वहाँ का डेवलपमेंट कैसा है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इधर से क्वेश्चन बहुत आते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन मैं नॉर्मली पूछ लेते हैं, और एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि जो भी मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ वो एक स्टेबल रहे या फिर इंक्रीज हो डेवलपमेंट, ठीक है, बेटर होती जाए लाइफ, लेकिन जो रिसोर्सेज है वो आगे भी बची रहे और आगे आने वाले जनरेशन को भी वो यूज हो, ठीक है। तो वैसा डेवलपमेंट करना है, ठीक है। तो यहां पर कुछ उसकी डेफिनेशन दे देते हैं कि SD मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एन अप्रोच टू प्रोग्रेस दैट एम्स टू मीट द नीड्स ऑफ द present without compromising the ability of future generation to meet their own needs, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो जो चीज़ें हमने समझी वही चीज़ें हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि लोग इतने लोभी होकर सिर्फ अपना ही फायदा देखते हैं और अपने डेवलपमेंट में लग जाते हैं, और लोगों का, दूसरों का या आने वाली जनरेशन का सोचते नहीं हैं, तो उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब रिसोर्सेज जब रहेंगी तभी हमारा कंटिन्यू बेटरमेंट होता जाएगा, लाइफ हमारी बेटर होती जाएगी, है ना। तो उसी के बारे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। आपको सस्टेन तो करना है ना, रैंक ऊपर पहुंच गई, रिजल्ट आपका इम्प्रूव हो गया, तो क्या वापस आप डिक्रीज करोगे, नहीं चाहोगे ना। तो वही वाली बातें हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ अपने इंडियन गवर्नमेंट के कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के कुछ गोल्स हैं, ठीक है, जिसे यूनाइटेड नेशन देता है, कैसे कैसे किसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। जो यूनाइटेड नेशन का गोल है, इसके अंदर आपको 17 गोल्स देखने को मिल रहा है। नो पॉवर्टी,
ज़ीरो हंगर कह रहा है कि कोई गरीब नहीं रहना चाहिए, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, गुड्स हेल्थ एंड वेल बीइंग होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद क्लीन वाटर एंड क्या है, सैनिटेशन होना चाहिए, अफोर्डेबल्स एंड क्लीन एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है, अफोर्ड कर पाए। अब एनर्जी रख तो दी और उसकी प्राइस अफोर्डेबल हुई ना, तो ये गोल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखो डिफरेंट वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, अलग अलग काम और आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होता रहे, वो है इंडस्ट्रियल इनोवेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका डेवलप्ड होता रहे। फिर इसके बाद है रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ को कम कर देना है, जो हमने पीसीआई में देखा था, अच्छे तरीके से समझा था, ठीक है, गरीब और अमीर को थोड़ा कम करना है। फिर इसके बाद है सस्टेनेबल्स क्या है, सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, ठीक है। अब ऐसी सिटीज़ का हमें डेवलपमेंट बनाना है जो कंटिन्यूटी और सस्टेन रहे और उसको वो डिक्रीज ना हो। एक बार अच्छा बन गया तो वो अपने डेवलपमेंट्स के टारगेट से नीचे ना आए और फ्यूचरिस्टिक इसके गोल रहें और फ्यूचर रिसोर्सेज उसका फ्यूचर में भी यूज़ किया जा सके। फिर इसके बाद है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, ठीक है। फिर इसके बाद है क्लाइमेट एक्शन, जो अभी आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। फिर इसके बाद है लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस जस्टिस एंड स्ट्रक्चर्स इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कबूतर उड़ाना है शांति का, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ ने मिलके उड़ाया था आई थिंक, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर गोल, ठीक है, दी गोल्स, और पार्टनरशिप करना है इन सब गोल्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स क्यों करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंस दिया गया है। रिसोर्सेज लिमिटेड है भाई साहब, पेट्रोल लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो उसको इस तरीके से यूज़ करो। इसी को मर्ज करके आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन भी बना सकते हो, एग्जाम्पल बाद में लिख देना। तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड ओवरसीज, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये क्या है, ये एक लिमिटेड नंबर्स में हमारे पास क्या है, लिमिटेड नंबर्स में है, ठीक है, लिमिटेड नंबर्स में। एग्जाम्पल ग्राउंड वाटर लिया है, ठीक है। ग्लेशियर क्या है, ग्लेशियर रिन्यूएबल है लेकिन ये लिमिटेड है, क्या है, लिमिटेड, ठीक है। फिर इसके बाद है प्रिजर्व रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन, आगे भी बोला था ये चीज़ें डेफिनेशन में ही कि फ्यूचर जनरेशन को लिए प्रिजर्व करना है। फिर इसके बाद है प्रिवेंट इकोलॉजिकल इनबैलेंस, ठीक है, इकोलॉजी इनबैलेंस को बचा के रखना है, ठीक है, तो जिससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। उसके एग्जांपल ओजोन लेयर डे बाय डे ख़त्म होता जा रहा है, उसमें होल देखने को मिल रहा है, तो इकोलॉजी इनबैलेंस होने की वजह से। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, हमने जब यहाँ पर देखा था तो यहाँ पर जब आपने समझा तो यहाँ पर क्या था, ये रहा क्लाइमेट एक्शन, क्या है, क्लाइमेट एक्शन। अब इस क्लाइमेट एक्शन के अंदर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की ही बात हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद लाइफ ऑन लैंड, ठीक है, ये एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, एक ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, और एक ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर है। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये कुछ आपके बुक के अंदर एग्जाम्पल दे दिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स का, कि ग्राउंड वाटर डे बाय डे कम होती जा रही है। जो पहले हम मानो बहुत कम गहराइयाँ में जाते थे, ठीक है, और मिल जाता था, अब बहुत ज़्यादा गहराइयाँ में जाना पड़ता है, ठीक है, फिर भी पानी नहीं मिलता, और पानी मिल भी रहा है तो यहाँ पर और नीचे जाना पड़ रहा है और वो कुछ दिनों बाद सूख जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करो, एक टेक्नोलॉजी है यहाँ पर कि रिचार्ज करना है, क्या करना है, रिचार्ज करना है।
तो ये जो वाटर इधर से मिल रहा है, अगर जो बारिश हो रही है तो उसको साइड में मैं और एक गड्ढा कर दूं, ठीक है, इसके साइड में और एक गड्ढा कर दूं, जो जिस एरिया में पानी सूख जाता है उस एरिया की बात है, ग्राउंड वाटर खत्म हो जाती है। जैसे मेरे गांव में भी मेरे को ये चीज़ देखने को मिलती है, और मैंने उस टाइम पर अपने फादर को भी बताया था, तो हमने कुछ ऐसा ही किया है कि ये जो आपका हैंडपंप है, ये जब आपका बोरवेल है, ठीक है, अब ये बाहर की तरफ रखो या फिर आपके छत पर ऐसी पाइपलाइन सेट कर दो, घर में ही हो तो पाइपलाइन सेट कर दो, और जो भी पानी आए वो इस जमीन के अंदर चले जाए। अब थोड़ा बस गड्ढा थोड़ा चौड़ा बनाना है, ठीक है, ये गड्ढा बन गया, और उसके बाद पाइपलाइन आपने इतनी डाली है, अब यहाँ से गड्ढे को पैक कर दो, अब जितना भी वाटर आ रहा है वो नीचे जाता रहे, तो इस तरीके से वो क्या होगा, रिचार्ज होगा। तो ये आपकी ग्राउंड वाटर कभी भी जल्दी खत्म नहीं होगा। बाकी नहीं तो आप यूज नहीं करोगे तो वो रोड पे पानी बह के किसी नाले में चला जाएगा और वो यूज नहीं कर पाओगे। और ये देखो फिल्टराइजेशन हो रहा है इसका, है ना, और आपको क्लीन वाटर मिलेगा पीने के लिए। तो ये चीज करो जिस एरिया में आपको ग्राउंड वाटर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है, ठीक है। डे बाय डे कम होता जा रहा है बचाओ, ठीक है। ये यूपी आ गया, ठीक है, वेस्टर्न यूपी के अंदर है, पंजाब के अंदर है, ठीक, ग्राउंड वाटर खत्म होता जा रहा है। इसी तरीके से आपका पेट्रोल भी है, ठीक है, मिडल ईस्ट के पास, इनके पास इतनी रिजर्व है थाउजेंड्स ऑफ बैरल के अंदर, ये इनके पास नंबर ऑफ रिजर्व रिसोर्सेज 70 साल तक ये रिसोर्सेज के अपना यूज़ कर सकते हैं, 10 साल तक कर सकते हैं, और पूरी दुनिया 47 साल तक इसको यूज़ कर सकती है। उसके बाद क्या, तो हमें कुछ अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अल्टरनेटिव ढूंढेंगे तभी इसी रिसोर्सेज को हम सेव कर पाएंगे, ठीक है। तो आप जब देखोगे तो आपको अल्टरनेटिव रिसोर्सेज में ये सब पॉइंट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हुआ है, लास्ट में कुछ कंक्लूजन है स्टेटमेंट जैसा, इसी स्टेटमेंट से आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशंस डू नॉट रिस्पेक्ट नेशन और स्टेट बाउंड्रीज, ठीक है। अगर एनवायरमेंट खराब होना शुरू हो गया तो वो कभी भी नहीं देखेगा किसी भी नेशन को कि मेरे को यूएसए ने खराब किया था तो मैं इंडिया को परेशान ना करूं, मेरे को इजराइल और फिलिस्तीन के वॉर ने मुझे खराब कर रखा है, मेरे एनवायरनमेंट को, अर्थ को लगता होगा, एनवायरनमेंट को मुझे खराब किया, मैं गिरती गई, डिग्रेडेशन होता गया मेरा, तो मैं सिर्फ बदला यूएसए और इजराइल, सॉरी क्या कहना, फिलिस्तीन और इजराइल से लूँ, तो नहीं, वो कहीं भी जा सकता है। एक मस्त गाना याद आ गया, पंछी नदियाँ पवन के सरहद ना इनको रोके, ठीक है। सरहद तो इंसानों के लिए है, तो एनवायरनमेंट के लिए कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है। तो वो कहीं भी जाएगा, कहीं भी उसकी असर दिखा सकता है, ठीक है। अब इसके नीचे सेम ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट दे दिया गया है कि अवर फ्यूचर लिंक टूगेदर, हमारा जो भविष्य है, ठीक है, वो लिंक्ड है एक दूसरे से, ठीक है। अब सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट इज कंपेरेटिवली अ न्यू एरिया ऑफ नॉलेज। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, वो एक नॉलेज है, बहुत लोगों के हिसाब से, बहुत लोगों के नॉलेज को मिलाकर कंपेरेटिवली न्यू एरियाज ऑफ नॉलेज, क्या है, कंपेरेटिवली न्यूज एरिया ऑफ नॉलेज, विच जिसके अंदर आपको साइंटिस्ट, इकोनॉमिक, फिलोसोफर्स एंड अदर सोशल साइंटिस्ट वी आर वर्किंग टूगेदर, यहाँ पर ये स्टेटमेंट दे देंगे और उस पर आपको आंसर लिखने का आ जाएगा। अब ये जब मैंने देखा, ये देखो कि डेवलपमेंट इज कंपेरेटिवली अ न्यू एरिया ऑफ नॉलेज, एक नई जगह की, नई पूरी दुनिया की नॉलेज है, ठीक है, नई नॉलेज है जिसके अंदर आप साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट और फिलोसॉफी जैसे की बात करें, ये किसकी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की है। अब यहाँ पर हमने जो चार्ट देखा था यूनाइटेड नेशन का, इसके अंदर देखो साइंटिस्ट, ध्यान से इसको ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर आपको साइंटिस्ट, ठीक है, ये रहा इकोनॉमिस्ट, ठीक,
और क्या था, फिलोसोफर, ये कहाँ गया, एजुकेशन 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 एजुकेशन, ये रहा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, साइंटिस्ट फिलोसोफर इकोनॉमिक सब चीज़ आ जाएगा। ठीक है, हेल्थ, ठीक है, साइंस, हंगर पॉवर्टी, ये फिलोसॉफी से रिलेटेड कुछ पॉइंट है। ठीक है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ये फिलोसॉफी से रिलेटेड पॉइंट है। इन्हीं सब पॉइंट्स को मिलाकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स को हमने क्राइटेरिया मतलब ये पैरामीटर्स बनाए हैं, ये गोल्स है हमारे कि इनको अचीव करो तभी हम कहेंगे कि आप डेवलप्ड हो या नहीं हो। ठीक है, इसी स्टेटमेंट से जो आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो। चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, एक बार टेक्स्ट बुक में से बेटा रीड कर लेना, कितनी भी आप यूट्यूब पे वीडियो देखो। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो देख लो आपको समझ भी आ जाएगा, लेकिन जब तक आप टेक्स्ट बुक रीड करोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे लिखना क्या है और मेरे टेक्स्ट बुक के अंदर कौन से डेटा दिया गया है। तो प्लीज़ पढ़ने का सबसे बेस्ट अप्रोच जो है तो वो है, एक बार आप जब समझ लो तो उसको एक बार रीड कर लो। ठीक है, रीड करने के बाद उसकी एक्सरसाइज को देख लो, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसको चेक कर लो। ये एक स्मार्ट वर्क है। ठीक है, तो रीडिंग करो, राइटिंग करो और उसके बाद उस पर थिंकिंग करो। ठीक है, ये आपके डेवलपमेंट की है, स्टूडेंट डेवलपमेंट। ठीक है, तो हमने डेवलपमेंट का चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पर विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।